आज की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी फुल फ्रॉम और सीडीपी फुल मीनिंग के बारे पे, वो भी हिंदी में। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सीडीपी फुल फ्रॉम क्या होगा ये फिर जानते हैं। सबसे पहले सीडीपी फुल फ्रॉम, सीडीपी का फुल फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। सीडीपी का अर्थ है बच्चे के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से प्रभावित सीखना पढ़ाना। सीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी का अर्थ है बच्चे के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से प्रभावित सीखना पढ़ाना। ठीक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जो बच्चे के भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए सीखने को आसान बनाती है। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जो बच्चे के भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए सीखने को आसान बनाती है। सीडीपी टीटी और भर्ती परीक्षाओं का महत्वपूर्ण और मुख्य विषय, इंपॉर्टेंट और मेन सब्जेक्ट है। ठीक है। सीडीपी शिक्षण परीक्षाओं में आता है जिसपे परीक्षा स्तर के आधार पर 30 से 100 अंक होते हैं। सीडीपी शिक्षण एग्जाम्स में आता है जिसमें परीक्षा स्तर के आधार पर 30 से 100 अंक होते हैं। फ्रेंड्स, होते हैं 30 से 100 अंक होते हैं इसमें। ठीक है। 30 से 100 अंक इसमें होते हैं हमारे इसके। फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीडीपी पूर्ण अर्थ के बारे में, सीडीपी फुल मीनिंग के बारे में। सीडीपी फुल मीनिंग सभी चरणों के बाल विकास और व्यवहारिक के सैद्धांतिक रूप से शिक्षण के साथ उनकी पद्धति और अभ्यास को समझने के लिए है। सीडीपी फुल मीनिंग सभी चरणों के बाल विकास और व्यवहारिक के सैद्धांतिक रूप से शिक्षण के साथ उनकी पद्धति और अभ्यास को समझने के लिए है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र शिक्षकों को कक्षा में बच्चे के मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र टीचर्स को क्लास में बच्चे के मनोविज्ञान को समझने में हेल्प करते हैं। सीडीपी टीचर्स को बच्चे के शैक्षिक मनोविज्ञान को समझने में हेल्प करता है जो कक्षा के वातावरण, जो क्लास के वातावरण में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी एक शिक्षक को, एक टीचर को अपने छात्रों, अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रभावी शिक्षण निगम तकनीक, मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन रणनीति और सीखने का अनुभव विकसित करने में मार्गदर्शन करने के लिए एक शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है। अब हम लोग बात करेंगे पेडागोजी की। फ्रेंड्स, पेडागोजी आप लोग किस तरह से सॉल्व करोगे पेडागोजी का। अगर आपका 30 नंबर का आता है तो आप लोग 30 मिनट में 15 नंबर की पेडागोजी को इस तरह से आप लोग 15 नंबर के पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हो। 15 मार्क्स पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के देखते हैं। सो फ्रेंड, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी का बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। पेडागोजी जो है ये एक सब्जेक्ट है जो कवर करता है 30 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से 50% इसका क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से रहता है रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, हैंस इट बिकम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर दिस। मतलब कि इसके बिकम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना इसके लिए। ठीक है। सो नीचे मैं आपको टिप्स बताता हूँ। टिप्स बताता हूँ। The detailed methodology to clear the exam basic concepts and foundation. The detailed methodology to clear exam basic concepts and foundation. ठीक है। Identify and have a clear understanding of all the basic concepts of every subject। यानी कि आइडेंटिफाई करने और क्लियर अंडरस्टैंडिंग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सभी सब्जेक्ट के। क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम बेसिक एंड सीटेड बिहाइंड द स्पीड टेस्ट। क्वेश्चन जो है वो यूजुअली आस्क किए जाते हैं बेसिक और सीटेड बिहाइंड द स्पीड टेस्ट। नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट विल रियली हेल्प have a clear and strong understanding about child pedagogy and child development and pedagogy हुआ, but child pedagogy and development CPD लिखा है, बट CDP होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं होना चाहिए child pedagogy and development के बारे में, गलत हो गया होगा, फिर child pedagogy हो सकता है। ठीक है, तो यह क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग child pedagogy and development, child development and pedagogy के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है mock test. Testing yourself regularly become mandatory when you are going to appear for a CBT exam like CET. It will help you know what is the current situation and how to improve it more.
मॉक टेस्ट, ये हमारा को हम लोग अपने आप को टेस्टिंग करते हैं। रेगुलरली बिकम मैंडेटरी व्हेन यू, जब हम अपीयर करते हैं सीबीटी एग्जाम लाइक सेंट्रल या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाइक सीटेट, तो ये हमें हेल्प करता है हमारे करेंट एफिशिएंसी को जानने के लिए, और हम लोग और कितने इंप्रूव होना है इसके बारे में। तो हम लोग को लीस्ट एक हफ्ता वीक में 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए फ्रेंड। उसके बाद हमारा थर्ड आया हुआ है एनालाइज एंड ब्रिगेड द गैप। ठीक है, एनालाइज द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। हमें एनालाइज करना है टेस्ट रिजल्ट को सभी मॉक टेस्ट के हर एक मॉक टेस्ट के बाद। दिस विल पेव द वे फॉर प्लानिंग योर टॉपिक्स टू स्टडी इन द कमिंग वीक। जो ये है ये पेव करेगा वे प्लानिंग करने के लिए टॉपिक्स को स्टडी में कमिंग वीक में, आने वाले वीक में। ट्राई टू वर्क ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द वीक एरिया विद प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम फॉर द स्ट्रॉन्गर वन। हमें ट्राई करना चाहिए वर्क करने के लिए कंसेप्चुअल पार्ट में वीक एरिया में, प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम स्ट्रॉन्गर वंस। स्पीड गेम हमारा है, स्पीड गेम। सीटेट इज अ गेम ऑफ स्पीड। सीटेट जो है ये एक गेम है स्पीड का, रफ्तार का एक गेम। The questions asked are usually not difficult, but candidates are required to respond quickly and solve them. जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है, द क्वेश्चन आंसर ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होता है रिस्पॉन्ड तुरंत करने का। 1 मिनट इज द एवरेज टाइम टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एवरेज टाइम 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है। हैंस इट बिकम मैंडेटरी टू हैव अ क्लियर इंसाइट अबाउट हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। तो हैंस इससे बिकम करना चाहिए मैंडेटरी टू हैव क्लियर इंसाइट, ठीक है, अबाउट हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वाई हैविंग रेगुलर मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट विद प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट। जरूरी है सीटेट के लिए प्रिपेयर करने पे, ठीक है। Another approach of improving and checking your speed is to have a stopwatch in front of you while practicing the problems, ठीक है। Another approach जो है improve करने के लिए, चेक करने के लिए speed is to have a stopwatch in front of you while practicing the problems, ठीक है। उसके बाद हमारा सीटेट का स्टडी टेक्स्ट बुक्स है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, आप लोग ये सब देख सकते हो। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होते हैं इंग्लिश मैथ और साइंस के, वो बेस्ट होती है प्रिपरेशन सीटेट के लिए। ये सब आप लोग फिलर देख सकते हो, 1 टेक्स्ट बुक, फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। उसके बाद अगर नोट्स चाहिए तो आपको, तो आप लोग मेरे पास से नोट ले सकते हो। आपको प्राइस लगेगी, आपको ईमेल है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग ईमेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग ये सब देख लीजिए, स्टे काल्म एंड कंपोस्ट, ये सब बैलेंस्ड डाइट और सीटेट एग्जाम डे टिप्स आप लोग देखिए कि एग्जाम डे का टिप्स क्या है। ऊपर आप लोग देख लिया होगा, नीचे देखिए, ठीक है। सो फ्रेंड अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड अभी हम लोग जानेंगे मैथ क्या है और इसका अर्थ क्या है फ्रेंड, ठीक है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले गणित क्या है हम लोग जान लेंगे, फिर जानेंगे गणित इसका अर्थ क्या है, ठीक है। गणित क्या है पहले जानते हैं। गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स इन हिंदी। गणित की परिभाषा यहाँ पे आ चुका है। गणित एक विज्ञान है जो संख्या, आकार, मात्रा और व्यवस्था के लॉजिक से संबंधित है। गणित जो है ये एक साइंस है जो नंबर, साइज, मात्रा और व्यवस्था के लॉजिक से रिलेटेड है, ठीक है। गणित हमारे चारों ओर है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें गणित जो है वो हमारे चारों ओर है, और हम लोग जो कुछ करते हैं उसमें है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चीज़ में मौजूद है, जैसे बिल्डिंग में हर जगह ब्लॉक बने हुए रहते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर चीज़ में मौजूद है, जैसे बिल्डिंग में हर जगह ब्लॉक बने हुए रहते हैं, इस तरह से। यहाँ तक यह हमारे मोबाइल डिवाइस में भी है, आर्किटेक्चर में है, कला में है, पैसे में है, इंजीनियरिंग में है, और यहाँ तक कि खेल में भी शामिल है। यहाँ तक कि ये है ये हमारे मोबाइल डिवाइस में भी है, आर्किटेक्चर में भी है, कला में है, पैसे में है, इंजीनियरिंग में है, और यहाँ तक कि खेल भी शामिल है, ठीक है फ्रेंड। जब हम इतिहास की तरफ नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि शुरुआत के समय से ही गणितीय खोज हर समाज में सबसे आगे रही है। जब हम लोग हिस्ट्री की तरफ नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि शुरुआत के समय से ही गणितीय खोज हर समाज में सबसे आगे रही है फ्रेंड्स। जब हम गौर करते हैं तो यह सबसे पुरानी संस्कृतियों में भी उपयोग में रही है। हम लोग गौर करते हैं तो यह सबसे पुरानी संस्कृतियों में भी उपयोग में रही है।
समाज की इच्छा के आधार पर गणित की जरूरतें पैदा हुई। जो समाज की इच्छा है उन्हीं के आधार पर मैथ की जरूरतें पैदा हुई। एक समाज जितना जटिल है उतना ही जटिल गणितीय जरूरत है। समाज जितना जटिल है ना उतना ही जटिल गणितीय जरूरत है। जो पुरानी जनजातियां थी उन्हें गिनने की जरूरत थी, लेकिन सूरज की स्थिति और शिकार करने के फिजिक्स की गणना करने के लिए मैथ पर ही भरोसा किया। भरोसा किया। जो पुरानी जनजातियां थी उन्हें गिनने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन सूरज की स्थिति और शिकार करने के फिजिक्स की गणना करने के लिए गणित पर ही भरोसा किया गया, मैथ पर ही भरोसा किया गया फ्रेंड किया। ठीक है फ्रेंड, सो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। ये तो आप लोग को मैं यहाँ पे, चलिए हम लोग को देख लेते हैं अर्थ यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है। आपको मैं एक अर्थ समझा देता हूँ। इसका अर्थ हमें कहाँ पे देखा कि दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। तो इसका अर्थ नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग इतना ही जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईवीएस का क्या मतलब होता है। ठीक है फ्रेंड, ईवीएस का मतलब हमारा क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ईवीएस का मतलब क्या हो जाएगा, सो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे देखने को हम लोगों को कहीं पे भी ईवीएस का मतलब क्या होगा ये अपने देखने को नहीं मिला। सॉरी फ्रेंड, शायद देखने को मिला था जो, तो मैंने आपको बता दी फ्रेंड। चलिए एक बार ये नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ, यही वाला बता। व्हाट इज ईवीएस? ईवीएस क्या है? ईवीएस क्या होता है? इन हिंदी, अर्थात पर्यावरण का अध्ययन किसे कहते हैं? पर्यावरण का अध्ययन किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ पर्यावरण के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल एवं जैविक, बायोलॉजिकल कारक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जो है पर्यावरण के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक, केमिकल एवं जैविक, बायोलॉजिकल कारक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन और जीवन जीने के तरीकों का निर्माण करते हैं। जो हमारे जीवन और जीवन जीने के तरीकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अक्सर पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी साइंस के साथ जोड़कर देखा जाता है। अक्सर जो है एनवायरमेंटल की स्टडीज इकोलॉजी साइंस के साथ जोड़कर देखा जाता है। अर्थात आसान शब्दों में कहें तो जीव समुदाय का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का स्टडी ही एनवायरमेंटल स्टडीज समझ लिया जाता है। मतलब अर्थात आसान शब्दों में कहा जाए तो जीव समुदाय का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का स्टडी ही एनवायरमेंटल स्टडीज समझ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल का स्टडीज अर्थात पूरे विश्व का स्टडी करने जैसा है। इन्वायरमेंटल का स्टडीज अर्थात पूरे विश्व का स्टडी करने जैसा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल मुख्यतः उस परिवेश का अध्ययन है जो जीवों के जीवन जीने के तरीकों को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंटल मुख्यतः उस परिवेश का अध्ययन है जो जीवों के जीवन जीने के तरीकों को प्रभावित करता है फ्रेंड। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी की भिन्न शाखाएं। यानी कि अब फ्रेंड हम लोग जानेंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी की भिन्न शाखाएं। हिंदी क्या है और हिंदी की भिन्न शाखाएं जानेंगे फ्रेंड। चलिए जानते हैं हिंदी क्या है। हिंदी कोई विषय नहीं बल्कि एक भाषा है जो प्राय उत्तर भारत में बोली जाती है। हिंदी जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बल्कि एक भाषा है जो प्राय उत्तर भारत में बोली जाती है। ठीक है, प्राय उत्तर भारत में बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है फ्रेंड, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इतिहासकारों के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति मुख्यतः संस्कृत भाषा से हुई है। इतिहासकारों के अनुसार जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति मुख्यतः संस्कृत भाषा से हुई है फ्रेंड। हिंदी शब्दावली में संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं से काफ़ी शब्द आए हैं। हिंदी शब्दावली में संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं से काफ़ी शब्द आए हैं, काफ़ी वर्ड्स आए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा जो है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में 11 स्वर, 33 व्यंजन और 8 अन्य वर्ण होता है, जिन्हें मिलाकर कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में 11 स्वर, 33 व्यंजन और 8 अन्य वर्ण होता है, जिन्हें मिलाकर कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा
मद्रानी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद दुनिया की चौथी तथा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। परंतु फिर भी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। परंतु फिर भी हिंदी इंडिया की राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज नहीं है फ्रेंड्स। यह सिर्फ अंग्रेजी भाषा के साथ भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है। यह सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आधिकारिक लैंग्वेज है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 को मिला। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची तथा संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची तथा संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 से प्रतिवर्ष हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम लोग जान लेते हैं हिंदी की भिन्न शाखाएं। हिंदी की जो भिन्न शाखाएं वो कौन कौन सी होती हैं, चलिए जानते हैं। हिंदी की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है। हिंदी की मुख्य जो है वो 2 शाखाएं हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है। ए, हिंदी साहित्य और बी, हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए, हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य के बारे में जान लेते हैं। यह पूर्व काल में किए गए कलात्मक लेखन से संबंधित है। जो हिंदी साहित्य है ये पूर्व काल में किए गए कलात्मक लेखन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। यह लेखन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई उपन्यास, नाटक, कहानी और कविता इत्यादि। यह जो लेखन है यह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई उपन्यास, कोई नाटक, कोई स्टोरी, कोई राइम्स, पोयम एक्स्ट्रा हो सकता है फ्रेंड्स, इत्यादि एक्स्ट्रा हो सकता है। हिंदी साहित्य की 3 उपशाखाएं जो निम्नलिखित इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की अपनी 3 उपशाखाएं होती है जो निम्नलिखित इस प्रकार है फ्रेंड्स। ठीक है, 1 गद्य, 2 पद, द्विज, जंपू। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बी यानी हिंदी व्याकरण की तरफ। हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा को उसके सही रूप में लिखने और बोलने से संबंधित नियमों को समझने का एक अध्ययन है। हिंदी व्याकरण जो है यह हिंदी लैंग्वेज को उसके सही रूप पे लिखने और बोलने से रिलेटेड नियमों को समझने का एक स्टडी है। ठीक है। सो फ्रेंड बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोग जानने वाले हैं अंग्रेजी की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार में आती है और इस दृष्टि से हिंदी, उर्दू, फारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है। ये इस परिवार की जर्मनिक शाखा में रखी जाती है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। यानी अंग्रेजी भाषा को दुनिया की सर्वप्रथम इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। यह दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा है और आज के दौर में कई देशों के में विज्ञान, कंप्यूटर, साहित्य, खेलकूद, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी मुख्य भाषा बन चुकी है। और अभी यह दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा है फ्रेंड। और आज के दौर में ये कई देशों में विज्ञान, कंप्यूटर, साहित्य, खेलकूद, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी मुख्य भाषा बन चुकी है फ्रेंड। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग जान लिए इसका। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ फ्रेंड्स। हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड अब संस्कृत की परिभाषा क्या है फ्रेंड। संस्कृत जो है उसकी परिभाषा जो है वो क्या है। विशुद्धता, परिमार्जिता या भाषा संस्कृत भाषा। जो पूर्ण शुद्ध है और परिमार्जित भाषा है वह संस्कृत भाषा है फ्रेंड। ठीक है, संस्कृत से लोगों का शुद्ध पाठ सुनने के जो है ये संस्कृत भाषा, जो पूर्ण शुद्ध और परिमार्जित भाषा है वह संस्कृत भाषा है फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं हम लोग अब आगे की तरफ। हम लोग जानेंगे एसएसटी का फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, दोस्तों आपने कभी ना कभी एसएसटी का फुल नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि एसएसटी का उपयोग बहुत से शब्दों के शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। अर्थात एसएसटी के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं। आज इस आर्टिकल में जो है
हमें ये एक एक करके एसएसटी के सभी फुल फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने करा दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, सो मैं आपको वीडियो में करा दूंगा, आर्टिकल नहीं वीडियो में, ठीक है, मिल जाएगी एसएसटी से। तो चलिए देखते हैं जानकारी। तो एसएसटी का फुल फॉर्म होता है एस से सोशल और एस टी से स्टडीज़, यानी एसएसटी का फुल फॉर्म होता है सोशल स्टडीज़ फ्रेंड। वैसे तो एसएसटी के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है, परंतु ज़्यादातर इसके फुल फॉर्म के लिए सोशल स्टडीज़ का ही प्रयोग किया जाता है। सोशल स्टडीज़ के अलावा एसएसटी के जितने भी फुल फॉर्म थे उनके बारे में भी आगे जानकारी दी गई है, लेकिन हमें एसएसटी का यही वाला फुल फॉर्म जानना है। तो चलो फ्रेंड आगे की तरफ गाइस, हम लोग जानेंगे विज्ञान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज साइंस इन हिंदी, और विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। व्हाट इज साइंस डेफिनेशन इन हिंदी, विज्ञान की परिभाषा क्या है। व्हाट इज साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान कहते हैं जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन स्टडी करते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करने को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, हम लोग को पता चल गया, इसे कहते हैं वस्तुओं के इस अध्ययन को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है और तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही वस्तु के गुण और प्रकृति का पता लगाया जाता है। अतः विज्ञान की परिभाषा निम्न प्रकार दी जाती है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और सेट कर दीजिए, जैसे सब डिटेल आपको सबसे पहले मिले। और शेयर करना भूलिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।